जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर स्पेसेस के हमने किसी हद तक तो कवर कर लिया था, बट जब एमसीक्यूज़ कर रहे थे मुझे एक टॉपिक याद आ गया। वो काफ़ी स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम भी आ रही थी, तो वो जो टॉपिक है वो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि उसमें मैट्रिक्स कैसे फाइंड करनी है। अगर एक मैपिंग हमें एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस तक डिफ़ाइन की गई है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनती है बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग, वो कैसे फाइंड करनी है। डेफिनेशन मैं इधर से आपको बुक से दिखा देता हूँ। बुक में चैप्टर जो मैट्रिसेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला है उसमें से दिखा देता हूँ उसकी मैपिंग डेफिनेशन क्या है कि वो मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है जी। अच्छा जी, ये है डेफिनेशन इसी शाम सीरीज़ वाली बुक में से ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे पास एक मैपिंग हो टी जो कि लीनियर ऑपरेटर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो एक वेक्टर स्पेस से इनटू इटसेल्फ की भी बात की जाएगी, और आगे डिफरेंट जो वेक्टर स्पेसेस हैं उनके दरमियान भी डिस्कस किया जाएगा। तो अगर उसकी एक बेसिस u1 से un तक है, ठीक है, और हम हर बेसिस के ऊपर वो मैपिंग अप्लाई करते हैं, तो वो जो वेक्टर्स हैं वो ऑब्वियसली अपने ही लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसकी मैं आपको इधर से थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, इसने कहा है कि टी जो है वो एक मैपिंग है v टू v, और ऑब्वियसली जो v वेक्टर स्पेस है इसकी कोई ना कोई बेसिस हम यहाँ हमारे पास होगी। उस बेसिस के वेक्टर्स जो हैं वो u1 अप टू सो ऑन un, हम इसकी डायमेंशन n सपोज कर रहे हैं। तो अब देखें जो मैपिंग है वो हर u के ऊपर अप्लाई होगी, उसकी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। अब ये टी ऑफ u1 होगा, ये किस में बिलोंग कर रहा होगा, कैपिटल V वेक्टर स्पेस में। देखें को डोमेन जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है वो भी V है, और जो डोमेन में है वो भी V है। तो इसमें जब T अप्लाई करेंगे तो ये आंसर किस में आएगा, अगेन V में आएगा। अब हम ऊपर बता चुके हैं कि V की जो बेसिस हैं वो बीटा ये वाली है। अब V की अगर बेसिस ये है तो V का हर एलिमेंट जो है V वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट जो है वो इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। स्पैनिंग सेट भी होता है बेसिस, तो इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब T ऑफ u1 जो है वो इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो T ऑफ u1 जो है उसको हम लिख सकते हैं a11। यहाँ पे स्केलर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफाइन करते हैं, उसकी रीज़न भी आपको बता देता हूँ। a11 u1 प्लस a21 u2 प्लस a31 u3 अप टू सो ऑन an1 un, ठीक है। अब दूसरा जो वेक्टर है इसका बेसिस का, उसके ऊपर अगेन हम अप्लाई कर सकते हैं T ऑफ u2, इसकी ये इक्वल टू आ जाएगा a12 सॉरी a12 u2 प्लस a22 u2 सॉरी ये u1 है, उसके बाद a32 u3 अप टू सो ऑन। ये इस तरह करके जो बेसिस के तमाम वेक्टर्स हैं वो बेसिस की उनके जो इमेज सेट होगा, जो इमेज सेट होगा, देखें इमेज सेट ज़रूरी नहीं है कि वो u1 ही आ जाए। अगर हमारे पास मैपिंग इस तरह करके डिफाइन हो, T ऑफ u जो है वो फर्स्ट करें T ऑफ x आर्बिट्रेरी जो है वो हम फर्स्ट करें उसको मैप कर देते हैं -x पे, ठीक है। किसी भी मैप किया जा सकता है ना, हमने मैपिंग्स डिफाइन की हुई, मैपिंग्स डिफरेंट डिफाइन की जा सकती हैं और वो लीनियर बन जाती हैं। तो किसी तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम किसी तरह से भी इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो ज़रूरी तो नहीं है कि u1 u2 ही कोई बन रहा है, वो कोई नया एलिमेंट होगा, लेकिन वो जो नया एलिमेंट होगा वो इस बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। क्योंकि अब बेसिस के n एलिमेंट्स हैं, तो n एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके इमेज एलिमेंट्स बनेंगे वो हमारे पास इस तरह करके मैप होते जाएंगे, और मैप होने के बाद जो उसका इमेज बनेगा वो लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो ये आ जाएगा a1n u1 प्लस a2n u2 अप टू सो ऑन an un। ये स्केलर्स जो हैं, यहाँ पे जो स्केलर्स हमारे पास आ रहे हैं, इन स्केलर्स को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, और यही बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स फाइंड करने को हमें कहा जाता है वो यही वाली मैट्रिक्स होती है। जो
u1 के कोफिशिएंट्स हैं उसको आप फर्स्ट रो बना दें। u1 के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं a11 a12 a1n, इसको आप फर्स्ट a11 a12 a13 a1n, इसी तरह कॉलम वाइज आप इसको लेते जाएंगे। सेकंड जो u2 का कोफिशिएंट है वो सेकंड रो बन जाएगा, u3 का जो कोफिशिएंट्स है वो थर्ड रो बन जाएगी, एंड सो ऑन। आप इसको लेके जाएंगे तो ये आपका जो nth रो बनेगी वो an1, उसके बाद an2 एंड सो ऑन ann। ये अब वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग आप फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब देखें डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस भी हो सकती हैं, डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस के कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो अगर आपके पास एक मैपिंग है जो कि u से v तक आपको डिफाइन की गई है डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस के दरमियान, तो उसको भी आप इसी तरह से u की बजाय हम w यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। v टू w जो है हमारे पास एक मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी जो बेसिस है उसको हम बीटा v का नाम दे देते हैं, और इसके वेक्टर्स जो हैं उसको हम नाम दे देते हैं v1 अप टू सो ऑन vn। उसके बाद इसकी जो एलिमेंट्स हैं, इसकी जो बेसिस है बीटा w, उसको हम अगर डिनोट कर देते हैं w1 अप टू सो ऑन wn। तो अब जो देखिए हर v1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो t ऑफ v1 होगा वो किस में बिलोंग कर रहा होगा, वो w में बिलोंग कर रहा होगा। बट w की जो बेसिस है वो बीटा w है, इसका मतलब t ऑफ v1 जो है वो क्या होगा, वो लीनियर कम्बिनेशन होगा। अगर इसमें शॉर्ट में लिखूं तो इसमें आएंगे a, अब इसमें क्या चेंज होगा, a के साथ i चेंज होगा या j चेंज होगा, इसमें इधर तो आएंगे ui, इसमें कौन सा चेंज होगा, जी v1 के कॉरस्पॉन्ड ये w सॉरी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे wi आएगा। तो a के साथ क्या चेंज होगा, अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखूँ तो इंडेक्स नोटेशन में aij आएगा या ai1 आएगा या a1j आएगा, किसको चेंज करना होगा हमें, आवाज़ आ रही मेरी? जी सर। तो इसमें बताएं, अगर आपको माइंड में नहीं है तो मैं आपको ऊपर वाला रिवाइज करा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे किसको हम चेंज कर रहे थे, ए के किसके कोफिशिएंट को किसको चेंज कर रहे थे, आई चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आई के ऊपर इंडेक्स लगा देते हैं, और जे जो है वो हमारा जो सेकंड इसका होगा, जो मैट्रिक्स फॉर्म में हम जिसको कॉलम कह रहे होते हैं, तो i1 और i को हम चेंज कर लेंगे 1 टिल। अब देखें इसको हम डिफरेंट भी कर देते हैं कि ये इसकी जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो m है और इसके बेसिस वेक्टर n है, क्योंकि सेम कर देंगे तो आइसोमॉर्फिज्म की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये हम इसी तरह आप डिफ़ाइन कर सकते हैं t ऑफ v2, तो उसमें आपके पास कोफिशिएंट्स डिफरेंट आ जाएंगे। अब किस में i2 आ जाएगा, और यहाँ पे wi और i को आपने चेंज करना है, i वेरीज फ्रॉम 1 टिल m, आपने i उसी तरह ही चेंज करते जाना, ये आपके पास बनते जाएंगे। अब इसमें आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी, आप मुझे बता सकते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस केस में कितनी रोज होंगे और कितने कॉलम्स बनेंगे। देखिए जो i है, i चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से m तक। तो इसका मतलब जो a1 है, रोज जो है, a1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 किसको रिप्रेजेंट कर, ai किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी रोज कितनी होनी है, m होनी है, ठीक है जी। इसमें देखें ना, ये जो इसका फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट आना है, फर्स्ट वाले का जो फर्स्ट कोफिशिएंट आना है वो हमारी इसमें इस साइड पे आ जाने, इसमें कॉलम बन जाने हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a11 a21 a31 अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाना है, इसको हमने लेके जाना है am1, ठीक है जी। अब कॉलम्स कहाँ तक जाने हैं, देखें ये जो इसके दूसरे कोफिशिएंट्स हम चेंज कर रहे हैं, 1 2, v1 के कॉरस्पॉन्डिंग ai1 हमने रखा, v2 के कॉरस्पॉन्डिंग ai2 रखा।
तो ये कहाँ तक जाने हैं? हमारे पास n तक जाने हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास n तक जाने हैं, तो इसका मतलब इसके जो कॉलम्स हैं वो हमने कितने रखने हैं? इसके कॉलम्स हमने रखने हैं n। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m/n। m का वेक्टर स्पेसेस के साथ क्या ताल्लुक है? m किसके साथ रिलेट कर रहा है? इसमें जो मैट्रिक्स का m आ रहा है, ऑर्डर में जो m आ रहा है, ये किसके साथ रिलेट कर रहा है? ये w के साथ रिलेट कर रहा है। w की डायमेंशन m है, और जो ये n है ये किसके साथ रिलेट कर रहा है? ये v के साथ रिलेट कर रहा है, और v की जो डायमेंशन है वो n है। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी, अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v से w तक हो, और v की डायमेंशन n हो, w की डायमेंशन m हो, तो जो मैट्रिक्स बनती है वो किस ऑर्डर की बनती है? m टाइम्स n की बनती है। उसका ऑर्डर जो है वो m टाइम्स n होता है, ठीक है जी। अब अगर मैं एक मैपिंग डिफाइन करता हूँ, सपोज ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी डायमेंशन क्या होगी r² से r³ तक, तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? So 3x2. 3/2 इसका ऑर्डर होगा, ठीक है जी। ये तो बेसिक मैंने इसकी बता दी कि इसकी डेफिनेशन किस तरह से है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ से हम देख लेते हैं, 1-2 एग्जांपल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा भी दूंगा। ये डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर करा दी है, सेम वेक्टर स्पेस तक। उसके बाद आगे ये एक जो है एग्जांपल आ गई है, हमें एग्जांपल में मैपिंग डिफाइन की गई है। टी मैं इसको सपोज करूँगा r² से r² तक है, सेम वेक्टर स्पेस तक है, और डिफाइन इस तरह करके गई है 2x + 3y 4x - 5y। उसने कहा है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने फाइंड करनी है। हमें देखें जो है ना बेसिस ज़रूर गिवन होंगी वेक्टर स्पेसिस की, कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने वेक्टर स्पेस बनानी है। क्योंकि अब अगर यहाँ पे देखें ना, वेक्टर जो मैट्रिक्स है वो तभी हम बन रही है जब हम उसके जो बेसिस एलिमेंट्स हैं उनकी हम इमेजेस चेक कर रहे हैं, और जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमें इसमें बेसिस वेक्टर्स ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਆ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਦੀ ਨਾ किसका अनम्यूट है? अच्छा जी, एग्जाम्पल है t फ्रॉम r² to r², और ये मैपिंग किस तरह से डिफाइन की गई है? t ऑफ xy इज इक्वल टू 2x + 3y, 4x - 5y। और जो बेसिस जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने मैट्रिक्स फाइंड करनी है उसको उसने s का नाम दिया हुआ है, उसके वेक्टर्स हैं 1 2 2 5। अब इसमें आगे भी वो दो मेथड्स डिस्कस करता है। अब देखें जो इमेज सेट है, हम इमेज सेट की बात करें, अगर मैं इनको दोनों को डिफरेंट नेम करूं, क्योंकि आगे इनके डिफरेंट भी आ जाने हैं, इसको मैं अगर v का नाम दूं और इसका w का नाम दूं, तो जो इमेज सेट आएगा उसकी जो बेसिस होंगी वो भी यही होंगी, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, लेट a b बिलोंगिंग टू w, जो कि r² की इक्वल ही है, ठीक है। जो इमेज सेट इसका आएगा वो r² की इक्वल ही है। इसका मतलब a b जो है वो इक्वल टू होगा सम लीनियर कम्बिनेशन ऑफ x। हम कोई अल्फ़ा भी ले सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर x उधर यूज़ किया जा रहा है तो इसको हम अल्फ़ा भी कंसिडर कर सकते हैं, प्लस बीटा इंटू 2 5। ये इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि उसने कहा है कि r² की बेसिस है। सो यहाँ से ये आ जाएगा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा 2 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा। इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 2 अल्फ़ा प्लस
5 बीटा। हमारा टारगेट पहले यहाँ पे क्या है, हमारा टारगेट ये है कि ये कांस्टेंट्स क्या आएंगे, मतलब इस आर स्क्वायर का अगर कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर हमने इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना हो तो स्केलर्स क्या लें। यहाँ पे हमारा पहला टारगेट ये है कि अगर ये जो आर स्क्वायर है इसका कोई एलिमेंट हम अगर पिक करते हैं तो अगर इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना हो तो वो स्केलर्स क्या आएंगे, ये हमारा पहला टारगेट है। सो अब ये देखें ए बी जो है वो इक्वल टू है अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से दो इक्वेशंस बन जाती हैं ये क्या जाती है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू ए, और दूसरी इक्वेशन आती है 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज़ इक्वल टू बी। दो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये अल्फ़ा कैंसिल। क्या है सर? जी ठीक ठाक ठीक हो? जी खैरियत। इसको ठीक करवाने लगे। कहाँ से ठीक करवाएंगे? ठीक है ना, रात जा रहा हूँ। अच्छा सर आए थे ना कल? सर मंडे को आए थे। हो जाएगा ठीक। देखते हैं, लेके जाते हैं। इसमें कुछ लेट जाते हैं। यार सब मरी रोड में मिल जाए ना तो बेहतर है ना, मिलना चाहिए। कौन सा मॉडल? पूछते हैं लोग। आप लोग 2 मिनट होल्ड करें बस। तस्वीर खींच लेते हैं। सर से गपशप हुई है कोई नहीं? गपशप होती है। उसमें आ जाएगा। एक दिन ना साटो भाई ने बोतल ऊपर रखी थी, फड़क की आवाज आई, तोड़ गया तुमने। और गुआंढी ठीक है आपके? हाँ जी ठीक ठाक हैं? खैरियत। सॉरी। अच्छा जी, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज़ इक्वल टू बी। सब्ट्रैक्ट करने से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस बीटा इक्वल्स टू 2a माइनस बी। अगर बीटा फाइंड करें तो ये आ जाएगा b माइनस 2a। बीटा आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5b माइनस 10a इज़ इक्वल टू b। सो 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10a माइनस 4b, और अल्फ़ा जो है वो आ जाएगा 5a माइनस 2b। अच्छा जी, ये अब हम असल में चेक करना चाह रहे थे कि ये अल्फ़ा और बीटा क्या लें हम ए और बी की फॉर्म में, ताकि ये इसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें। इसका मतलब जो कोई भी आर्बिट्रेरी इसका वेक्टर होगा आर स्क्वायर का, वो लिखा जा सकता है अल्फ़ा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 5a माइनस 2b। अब अगर मैं इनको नाम दूं, ये जो दो बेसिस के वेक्टर्स हैं, इसको मैं u1 का नाम दूं, इसको मैं अगर u2 का नाम दूं, तो ये लिखा जा सकता है u1 प्लस बीटा टाइम बीटा की वैल्यू पुट कर लें b माइनस 2a टाइम्स u2।
इस तरह करके लेके जा सकते। अब ज़रा मैपिंग की तरफ आ जाते हैं। हमने इनके इमेजेस के फाइंड करके, इमेजेस फाइंड करने के बाद फिर हमने देखना है कि ये स्केलर्स क्या आते हैं। देखें, जो हमारा पहला वेक्टर है जिसका हमने इमेज फाइंड करना है इस मैपिंग के अकॉर्डिंगली, वो है 1 2, टी ऑफ 1 2। मैपिंग याद करें, मैपिंग हमारी किस तरह से डिफ़ाइन की गई है। मैपिंग डिफ़ाइन है 2x + 3y और ये है 4x - 5y। आई थिंक यही है। ओके जी, ये आ जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज इसका आ जाएगा 2 + 6 8 आ जाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 8 - 4 - 10 ये आ जाएगा -6। सो इसका मतलब ये जो इमेज सेट आया ये समथिंग लाइक ए बी है, ये ए बी ही है, ठीक है जी। क्योंकि हमने इमेज सेट का, हमने इमेज जो स्पेस है उसका एक वेक्टर लेके हमने उसको लीनियर कॉम्बिनेशन चेक किया। सो मतलब 8 - 6 जो है उसको हम कोई स्केलर की फॉर्म में लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो स्केलर्स क्या हैं, वो स्केलर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। वो जो भी एलिमेंट ए बी होगा उसको हम लिख सकते हैं 5a - 2b = u इंटू u1 + b - 2a इंटू u2, इस शक्ल में लेके जा सकते हैं। अब ये हमारा a है और ये जो है ये हमारा b है। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं जब फार्मूला लिख दूँ 5a - 2b इंटू u1 + b - 2a u2, ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर लें। ये आ जाएगा 40 - +12 u1। कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे ज़रूर बता देना अगर मैं यहाँ पे कोई कर दूँ। -6 - 16 - 22 u2, ये आ जाएगा 52 u1 - 22 u2। अब ज़रा इनिशियल जो हमने डेफिनेशन की थी उसके साथ इसको कंपेयर करें। देखिए जी, ये ज़रा ऊपर अब जाएं, ज़रा यहाँ से मैट्रिक्स का एलिमेंट कौन से बनेंगे। अगर आपको ये चीज़ विजिबल है तो मुझे ज़रूर बताएं, अगर नहीं है तो मैं जूम इन कर देता हूँ। ये चीज़ विजिबल है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, अब ये देखें, इस डेफिनेशन के साथ कंपेयर करें। हमने ये कहा था कि जो WI जो बेसिस वेक्टर्स हैं इनके साथ जो कोफिशेंट्स आएंगे वो हम मैट्रिक्स में जाके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कोफिशेंट आया, देखें ना, ए बी, ये इमेज सेट आया T of 1 2, T of 1 2 का इमेज आया 8 - 6, मतलब बेसिकली T of 1 2 ही स्टार्ट से चल रहा है। तो ये किसकी इक्वल आया 52 टाइम्स u1 - 22 टाइम्स u2। तो ये किधर जाएंगे, मैट्रिक्स में कहाँ पे आएंगे, लिखा है ज़रा यहाँ पे मैट्रिक्स एलिमेंट्स। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी ये 22 और 52 कहाँ पे आएंगे, कॉलम में। जी बाकी लोग, अक्सा, जीनत, अमारा, बताएं ये कहाँ पे आएंगे। तो ये फर्स्ट रो में आएंगे। इसके साथ कंपेयर करें, क्या कह रहे थे हम, जो फर्स्ट वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफिशेंट्स आएंगे वो कहाँ चले जाएंगे, ai1 ये कहाँ पे आए हैं, फर्स्ट कॉलम में चले गए हैं। बुशरा आपने कहा है ना, ये फर्स्ट कॉलम में चले गए हैं। तो 52 और -22 कहाँ पे चले जाएंगे, ए की फर्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। अभी सेकंड कॉलम हमने फाइंड करना है। सेकंड कॉलम कैसे फाइंड करना है, अभी हमने ये जो वेक्टर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कोफिशेंट्स चेक करने हैं कि मैट्रिक्स के कोफिशेंट्स क्या आते हैं। तो सेकंड कॉलम ए का वो बनेगा। इसको मैं इस साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। देखें जी, अब T of 2 5 हमारे पास मैपिंग के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 + 15 19 और 8 - 15 - 7। मुझे ज़रूर करेक्ट करें अगर मेरी कोई मिस्टेक है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ज़रूर बताएं मुझे। 8 + 15 सॉरी 4 + 15 19 और 8 - 25। ये क्या आता है यहाँ पे, 8 - 25 -17। सो 19
-17, इसको अब हम अगेन इस डेफिनेशन के मुताबिक लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं 5a माइनस 2b u1 प्लस b माइनस 2a u2। तो यही मैपिंग में यही जो हमने ऊपर फार्मूला बना लिया इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 5a माइनस 2b u1 प्लस b माइनस 2a u2। तो अब देखें a जो है वो हमारा 19 है यहाँ पे और b जो है इसी तरह -17 है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे इसको लीव कर रहा हूँ। मेथड मैंने आप लोगों को समझा दिया, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है इसलिए आप लोग उसको खुद आगे देख सकते हैं। अब मैं इसके आंसर की तरफ चले जाता हूँ जहाँ पे इसने सॉल्व किया होगा। ये देखें काफ़ी आंसर बड़ा आ जाता है ना, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ दिया। ये इसके जो कोफिशिएंट आएगा 129 आएगा, दूसरा कोफिशिएंट जो है वो -55 आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम हमने इधर से देख लिया 52 -22 आ जाता है। ठीक हो गया जी। सम टाइम वो हमें जो है स्टैंडर्ड बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग, यूजुअल बेसिस जो है उनके कॉरस्पॉन्डिंग भी कह सकते हैं कि जी इसकी फाइंड करें मैट्रिक्स क्या आती है। ये देखें यूजुअल बेसिस या इसको स्टैंडर्ड बेसिस भी हम कंसिडर करते हैं। किसी भी जो Rn है उसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो इस टाइप की हैं। अगर R2 है तो 1001, R3 है तो 100, 010 और 001। ये हम आगे एक एग्जांपल में एक और में डिस्कस भी करना है। तो अब उसने कहा है कि इस बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग आप बताएं कि इसकी मैट्रिक्स क्या आती है। अब देखें जब आपके पास ये वाली आते हैं ना बेसिस, तो यहाँ पे वो स्केलर्स फाइंड करना बहुत इजी है। देखें हमने 1001 की इस मैपिंग के अकॉर्डिंगली चेक करना। देखें देखें मैपिंग वही जो ऊपर हमें डिफ़ाइन की गई है, जस्ट क्या किया गया है बेसिस चेंज कर दी है। तो ये मैपिंग डिफ़ाइन की गई है 2x प्लस 3y और इधर से ये है 4x माइनस 5y। बेसिस जो सेट है वो हमारा है अब स्टैंडर्ड बेसिस वाला, ये है 1 0 और दूसरा वेक्टर है इसका 0 1। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 0 को आप लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें, सॉरी कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर जो ए बी आर क्यूब का है, आर स्क्वायर का है, उसको मैं अगर आपसे पूछूं कि इसको आपने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, कौन से दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है 1 0 और दूसरा वेक्टर है 0 1, तो इनके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये ए बी आंसर दे दें। ए और बी को ही करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट वाले के साथ हम ए अगर मल्टीप्लाई कर लें और सेकंड वाले के साथ बी मल्टीप्लाई कर लें, स्केलर जो हमने लेना है, अगर फर्स्ट वाले के साथ ए ले लें दूसरे के साथ बी ले लें, तो अब ये देखें इनको ऐड करें तो ये यही चीज़ बन जाती है, ए बी ही बन जाता है। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में जब आपने स्केलर वो फाइंड करना होता है तो वो ईजी होता है, डायरेक्ट आप बता सकते होते हैं। वो ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि बेसिस थोड़ी सी और थी। अब यहाँ पे क्योंकि ये बेसिस है इसमें फाइंड करना। अब अगर आप देखें टी ऑफ 0 1, इनका अपने मैपिंग, अब मैपिंग क्या आती है, ये इमेज सेट इमेज एलिमेंट क्या आता है इसका, इस मैपिंग के अकॉर्डिंगली ये आ जाता है 2 दूसरा 0 हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है 4। तो 2 4 को इनके लीनियर कम्बिनेशन में अगर मैं इसको u1 का नाम दूँ, इसको मैं u2 का नाम दूँ, तो ये लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में क्या लिखे जा सकते हैं, 2u1 प्लस 4u2। देखिए ज़रा ऐसे ही है, 2 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, 4 को सेकंड से, इन दोनों को ऐड करें तो 2 4 ही आंसर आता है। ठीक हो गया। और दूसरे एलिमेंट का अगर आप इमेज चेक करें, दूसरे एलिमेंट का इमेज क्या आता है, दूसरे एलिमेंट का इमेज आता है 3 माइनस 5। तो अब ये किस तरह है, 3u1 माइनस 5u2। तो मैट्रिक्स अब आप मुझे बताएं मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या आएंगे मारिया। अफसा, सुमेरा, सादिया, 2 4 और आएंगे पहले कॉलम में। पहले कॉलम में क्या आएंगे, 2 4 और सेकंड कॉलम में क्या आ जाएंगे, 3 माइनस 5। ये बाकी लोग किधर हैं, रोहिन, अक्सा, जीनत आपकी आवाज़ नहीं आ रही, साजिया, साजदा, अफसा,
हमारा जी सर इधर ही हूँ मैं तो बाकी साजदा जी सर। तो आंसर करें क्वेश्चन में। एक बार टॉपिक पूरा आपको समझा चुका हूँ, अब एग्जांपल में तो आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है। सादिया, रोहीन, ये देखें मैट्रिक्स हमारे पास यही आई है जो हमने उधर से भी चेक की है, 2 3 4 -5। इसके बाद अगर हमें मैट्रिक्स गिवन हो और वहाँ से हमने वेक्टर्स फाइंड करने हो तो वो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 -2 4 5 -5 और वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने उनकी बेसिस वेक्टर चेक करने हैं कि वो क्या आते हैं, लीनियर कम्बिनेशन में के फॉर्म में चेक करना है कि वो किस तरह से लेके जा सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन ये आप लोगों ने खुद देखना है इसका। मैं एक क्वेश्चन आगे डिस्कस करता हूँ जिसमें डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस के दरमियान मैपिंग डिफाइन की गई है। ये तो वही क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, जिस तरह ऊपर हमने डिस्कस किया वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस के दरमियान जो मैपिंग है उसको आगे एक क्वेश्चन में डिस्कस किया गया। वो क्वेश्चन डिस्कस करके मैं पेपर के जो बुक में MCQs जिनमें प्रॉब्लम आई अक्सा और हमारा वो आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये भी वही चीज़ है, इसने दो बेसिस हैं। एक पार्ट में वो कहता है इस बेसिस को डिस्कस करें और दूसरे पार्ट में दूसरी बेसिस को डिस्कस करना है। अच्छा एक मिनट, इसमें ना उसने कहा है कि डोमेन के लिए आपने ये बेसिस कंसिडर करनी है और रेंज के लिए आपने ये बेसिस कंसिडर करनी है, इस तरह करके उसने डिस्कस किया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे RQ के ये स्टैंडर्ड बेसिस के लिए एक बार हमने डिस्कस करना है, फिर उसके बाद दूसरे S के लिए हमने डिस्कस करना है। उस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद देखना है। सॉल्व प्रॉब्लम्स में इसकी दो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस के दरमियान है। आर स्क्वायर से आर क्यूब तक या आर क्यूब से आर स्क्वायर तक, इस तरह का एक क्वेश्चन था यहाँ पे। नहीं हमारा आपका क्वेश्चन क्या था और अक्सर आपका क्वेश्चन क्या था जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी? बुक में ZR भट्टी की ओपन कर लेता हूँ। सर क्वेश्चन इसमें हमारा अक्सर कुछ क्वेश्चन जो स्टार्ट में आ रहे थे ना मैट्रिसेस के हवाले से, वो क्योंकि FSC के हैं तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आपको आते हैं तो ठीक है आप टिक कर दें, अगर नहीं आते तो आप उसको स्किप कर दें। हम उसको ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से आगे ये सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स और इनकी बात की जा रही है, आते हैं तो ठीक है टिक कर दें। हम अभी इसको डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम एक डिफरेंट सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये उस फर्स्ट ईयर के कोर्स में आ जाते हैं, इसलिए हम इसको उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें जो ये ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेसेस की जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। रैंक आप लोगों ने MCQ वहाँ पे, अब इसमें 11 मैंने आप दोनों को कहा था कि आप मुझसे ज़रूर देख लेना। अब ये देखें कि इसमें आप लोगों ने C को टिक किया हुआ है, D नहीं ट्रू होता। ऐसे है भी FSC का टॉपिक है। मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके ना चेक किया था तो ये C ठीक हो रहा था। तो D नहीं ट्रू हुआ था।
सर इसमें ना ये नॉट ट्रू की बात हो रही है, नॉट ट्रू जो है वो सी बन रहा है, तो उसमें मैंने एक दो मैट्रिक्स सेंड किए हैं। ठीक जी सर नॉट ट्रू। अच्छा, मैंने वो नॉट ट्रू नहीं देखा, ठीक है ठीक है। बाकी इसमें मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन कहा था, ये भी 15 जो है ये फर्स्ट ईयर का है, तो इसको अभी नहीं कर रहे हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको कहा था हमारा? सर आपने क्वेश्चन नंबर ये बताया था, एक तो 3 का ए पार्ट था और दूसरा था क्वेश्चन नंबर 11 और एक था हाँ, सेकंड का ये 6 11 पार्ट। 11 यही था, 11 जो ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ ना, 11 वही था। और क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे कौन सी चीज़ें नजर आई थी? ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने इसका कहा था कि 6 में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सेट ऑफ ऑल रैशनल इररेशनल नंबर्स इज अ सबस्पेस R फॉर सेट ऑफ ऑल 2/2 Q इज अ सबस्पेस ऑफ R, बट हमें ये नहीं बताएगा कि फील्ड कौन सी कंसिडर करनी है। ये 5 है। हाँ जी, 5 वाला, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है। सम ऑफ टू सबस्पेस, यहाँ ये बात ट्रू है, ये डी पार्ट है, ये ट्रू है। अब अगर सी में थोड़ा सा फील्ड का क्लियर कर दिया जाए तो फिर इसको बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि फील्ड क्लियर नहीं है तो फिर उसके बारे में नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 भी कहा था आपने। हाँ इसमें भी यही क्लियर करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इरेशनल नंबर सबस्पेस नहीं बनाते, क्यू इज नॉट सबस्पेस ऑफ आर। अब ये अगेन सी जो है क्लियर नहीं है कि फील्ड कौन सी बात कर रहा है, क्यू इज अ सबस्पेस ऑफ आर, दोनों में कन्फ्यूजन ही है। तो मैं इसके बारे में ये कह रहा था कि अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इस तरह से आ जाए तो फिर आप कंफर्म कह सकते हैं कि ये कौन सा ट्रू है। A7 भी इस तरह से। ये चीज़ मैंने आप लोगों का वहाँ पे जब कोर्स कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको समझा दी थी कि ये सब स्पेसेस कैसे चेक करते हैं। वैसे ही क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं या R³ का सबसेट है तो उसी की सब स्पेस बनेगी। यहाँ पे तो ये चीज़ क्लियर है। ये 9, 10, 11 जो ये रिजल्ट्स हैं इसमें वेक्टर स्पेसेस में। उसके बाद 12 जो है ये आप लोगों को बता दिया था कि जो पॉइंट से जो किसकी डायमेंशन 1 होती है, डायमेंशन 0 किसकी होती है, 1 किसकी होती है, 2 किसकी होती है, 3 किसकी होती है। ये चीज़ें एक ही थ्योरम के अंदर, एक ही रिजल्ट के अंदर ये चीज़ें 4 पॉइंट्स बने हुए थे कि किसकी डायमेंशन 1 होती है, किसकी 2 होती है, किसकी 3 होती है। तो ये 1 वेक्टर से जो जनरेट होगी सब स्पेस, वो कौन सी सब स्पेस होगी? प्लेन थ्रू ऑरिजिन जी, कौन सा होगा? क्या पूछा आपने? ये 12 की बात कर रहा हूँ इसकी। इसकी डायमेंशन 1 है, तो ये रिजल्ट वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन जी। हाँ जी, ये अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आया, जो स्टूडेंट्स आप अक्सा, हमारा मंसूर, आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप ये पूछ सकते हैं कि ये कैसे सब स्पेस हम इसको जनरेट करेंगे। ये बीएससी के मेथड के क्वेश्चंस हैं कि 3 वेक्टर्स अगर गिवन इसमें भी क्वेश्चन से जी, तो नीचे ये क्वेश्चन सॉल्व हुए, मैंने देखे हैं उधर से, ठीक है, समझ आ गई थी। ठीक है। ये भी लीनियर कम्युनिकेशन, इतने ऐसे लेंथी क्वेश्चन तो नहीं पॉसिबल, बट इनको कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कर लें कि ये कैसे बन रहे हैं, ये लीनियर कम्युनिकेशन की फॉर्म में कैसे लिखे हुए हैं। इसमें 18 देखें, एन इक्वेशन डिफाइनिंग द सबस्पेस W of R³ स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स। इसको अगेन वही ऊपर वाले मेथड की तरह आपने स्पैनिंग उसकी चेक कर लेना है कि वो कि क्या इक्वेशन बन सकती है। वैसे अगर आप चेक करना चाहें डायरेक्टली तो ये क्या बनेगी, अगर आप चारों पार्ट्स में से कोई एक फ़ौरन से टिक करना चाहें, कौन सा ऑब्वियस है? मंसूर, मैं तो समझता हूँ कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियस है एक पार्ट इसका, एक जो ऑप्शन है वो ऑब्वियस है कि वो ट्रू है।
सी पार्ट था इसका होगा। कैसे? जी देखें, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स जब किसी स्पेस को जनरेट करेंगे उसकी डायमेंशन क्या होगी? 2 होगी। तो 2 डायमेंशन से क्या जनरेट होता है? सो प्लेन। जी, तो प्लेन की इक्वेशन कौन सी है ये चारों पार्ट्स में से? बी वाली। जी नहीं, डी पार्ट है, x + y + z = 0। कैलकुलस नहीं पड़ेगी। बाकी इसमें आगे क्या आपका हमारा आपने ये फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आई थिंक किसने मिस्टेक की हुई थी? इसमें एक मिस्टेक थी फर्स्ट पार्ट में। अगर ये वेक्टर्स आर हैं हमारे पास तो इसमें ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? डिपेंडेंट पूछा हुआ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी इनमें मुझे MCQs में मुझे आपकी मिस्टेक नज़र नहीं आई। ये क्वेश्चन थे जो अभी मैं डिस्कस करना चाह रहा था, सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं कि अगर ये r² से r³ तक इस तरह करके डिफाइन हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या बनेगी, r से r² तक इस तरह करके डिफाइन हो तो क्या मैपिंग वो मैट्रिक्स बनेगी। ये अभी मैंने डिस्कस कर दिया है वहाँ पे। ये मैपिंग अगर इस तरह से डिफाइन हो तो फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या बनेगी। ये स्टैंडर्ड बेसिस ने खुद से कह दिया कि स्टैंडर्ड बेसिस कॉरस्पॉन्डिंग की मैट्रिसेस क्या बनेगी। अगर ये 16 या 17 आप कहें तो इनमें से एक मैं डिस्कस कर देता हूँ, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। इनर प्रोडक्ट की तरफ हम नहीं अभी जाएंगे, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। वेक्टर स्पेसेस को हम इनर प्रोडक्ट की तरफ आगे नहीं जाएंगे। ये दो क्वेश्चन में से अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं कर देते हैं, अगर मैं नहीं तो आगे चलते हैं। इसमें कोई MCQ बता दें एक दफा। 17 को डिस्कस कर लेते हैं। मैपिंग डिफाइन है T फ्रॉम r⁴ to r, और मैपिंग इस तरह से डिफाइन है x1 x2 x3 x4 is equal to 2x1 + 3x2 minus 7x3 plus x4। स्टैंडर्ड बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने चेक करना है। R4 की स्टैंडर्ड बेसिस अगर मैं इसको V का नाम दूं, इसको W का नाम दूं, तो बीटा V जो है वो किसकी इक्वल है? इसकी R4 की बेसिस क्या है? 1 0 0 0 1 0 0। स्टैंडर्ड बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 0 1 0, उसके बाद 0 0 1। ठीक है जी। R की बेसिस क्या होंगी? R कैसे जनरेट होता है? हाँ जी 1 हुसैन भाई, मुजम्मिल भाई, साजिद भाई है नहीं है? डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब। जी मैं उधर लगा हुआ था इस साइड पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, मैंने यहाँ पे डिस्कस की है W इमेज स्पेस है ना हमारी, तो इसकी डायमेंशन V की डायमेंशन तो मैंने ये स्टैंडर्ड बेसिस लिख दी है, इसकी बेसिस क्या होंगी? इनको ज़रा गाइड करें ना। 1 जी हुसैन जी ये बात नहीं है। सही है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें वही मेथड ऊपर वाला ही हम अप्लाई करते हैं, इसमें 1 ही लिख लें। अब देखें
वो मेथड क्या था, हम एक तो पहले देखते हैं कि इसके R4 के जो एलिमेंट्स हैं इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लेके जा सकते हैं इमेज सेट के लीनियर कम्बिनेशन में। तो इस R का कोई भी एलिमेंट है, R जो W हमारी इमेज स्पेस है, इसको कोई भी एलिमेंट अगर मैं फर्स्ट करें 10 पिक करता हूँ, तो 10 को लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 1 क्या लिखा जा सकता है, 10 इंटू 1 इसका माइक करवा दें, आवाज शोर हो। आप म्यूट किया करें। हफ्जा शायद आपका या रोहीन का है, एक मिनट। सैम। तो देखें कोई भी एलिमेंट R का हम पिक करते हैं, जो इस W का एलिमेंट है उसको जब हम पिक करते हैं तो वो स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में इस तरह करके, इसका मतलब जब हम इसके इमेजेस चेक कर रहे होंगे तो वो डायरेक्टली जो आंसर आ रहे होंगे वो ही हमारे पास क्या बन रही होगी, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स बन रहे होंगे, सॉरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बन रहे होंगे। अब ये मुझे बताएं कि ए का ऑर्डर क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा। 1 क्रॉस 4 होगा, उसका एक ही रो और कॉलम्स जो है उसके 4 होंगे। तो अब ये देखें, आप फर्स्ट 1 0 0 का इमेज चेक करें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो 2 आ जाता है। टी ऑफ 0 1 0 0 वो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, क्योंकि देखें ना x1 बाकी सारे 0 हैं तो वही आंसर सिंगल होते हैं। थर्ड का अगर आप इमेज चेक करें तो वो आ जाता है -7, और फोर्थ का अगर आप इमेज चेक करें तो वो 1 ही आ जाता है क्योंकि x4 है उसका। तो अब ये देखें, अगर वो हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें तो जो इमेज स्पेस है उसका बेसिस वेक्टर ही एक है और वो 1 है। इसी तरह 3 इंटू 1, इसी तरह 7 इंटू 1 -7 इंटू 1, और इसी तरह 1 इंटू 1। तो कोफिशिएंट्स क्या बन रहे हैं, कोफिशिएंट्स फर्स्ट वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है 2, जस्ट 2 ही बन रहा है। वैसे तो हमने पूरा कॉलम बनाना था लेकिन इसका कोफिशिएंट ही एक ही बन रहा है। उसके बाद आगे 3 -7 1, ठीक है, ये इसकी मैट्रिक्स इस तरह से आ जाएगी। अब क्वेश्चन पे आ जाएं। आप ऊपर वाले क्वेश्चन आप लोग खुद देख सकते हैं, थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है इसलिए आप उसको खुद देख लेना। ये यहाँ पे एंड होता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये बाकी लोगों को क्या मसला है आज। हमारा अक्सा को क्या इशू है, हफ्जा बुशरा सर बात नहीं हुई मेरे से। फिर इसका आगे क्या किया जाए। फिर हम रियल एनालिसिस ही स्टार्ट कर लेते हैं। रियल एनालिसिस के फर्स्ट चैप्टर्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑब्वियसली जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में भी आ जाती हैं, वहाँ पे भी हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और यहाँ पे भी उसको थोड़ा बहुत डिस्कस अगर हम कर लें। रियल नंबर्स का जो सेट है आपको पता है कि वो अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज़ीरो को एक्सक्लूड करके वो ग्रुप फॉर्म करता है। इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ आगे जाके डिस्कस होती हैं उसमें काफ़ी कुछ जो है वो कंफ्यूजिंग भी आ जाती हैं, सम टाइम आ जाती हैं। अंडर एडिशन जो है ये ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर इसमें से हम ज़ीरो सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये ग्रुप फॉर्म करता है। सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ वो होल्ड करती है। अबेलियन ग्रुप ये दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म करता है। उसके बाद इसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक लास्ट टाइम आ गई थी, लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टीज़ की आई थी, जिन्होंने लास्ट टाइम टेस्ट दिया था उनको याद होगा। ए जो है ग्रेटर देन बी हो सकता है और ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये ऑर्डर से की बता रहे हैं। जी, ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग रियल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी है।
ट्रिकोटमी इसका नाम यही था ना? जी जी। जी हमारा मंसूर, इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं? ट्राइकोटोमी। दोनों आपने भी अक्सर ठीक बोला, ट्राइकोटोमी यही नाम है इसका। ये लास्ट में प्रॉपर्टी आई थी। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ इसकी ज़रूर देखें फर्स्ट ईयर की बुक से, जैसे फर्स्ट ईयर के कोर्स पे जाएंगे वहाँ पे भी डिटेल में देखेंगे, बट इसकी ये प्रॉपर्टी ज़रूर माइंड में रखें। अच्छा जी, फर्स्ट रिजल्ट तो ये है कि देयर इज़ नो रैशनल पी सच दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बहुत फेमस रिजल्ट है, अगर आप इसको इसमें कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। वैसे तो बहुत फेमस रिजल्ट है कि जो भी पी रैशनल, जो पी प्राइम के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे पास, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो इरेशनल बनता है, रैशनल नहीं बनता। अच्छा एक मैं एमसीक्यू यहाँ पे, अच्छा आपने 1 मिनट सब्र करना, मैं बाकियों से एक बार पूछ लूँ फिर आप मुझे ज़रूर आंसर कर देना। हमारे पास अगर एक ए सेट है, x ऑब्वियसली यहाँ पे रियल नंबर है, x सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 2, इक्वल टू 2 भी कर ले, लेस आर इक्वल टू 2 कर ले। इसका इनफिनिमम मिनिमम नंबर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर क्या होगा? मैक्सिमम की बजाय मिनिमम की बजाय इनफिनिमम और सुप्रीमम की बात कर लें। इनफिनिमम इसका क्या होगा, सुप्रीमम क्या होगा? हमारा मंसूर, सादिया, ये रिजल्ट अक्सर आ जाता है इस एमसीक्यूज बन के। रोहीन, मंसूर, क्या होगा इसका इनफिनिमम? छोटा है, नहीं समझा। एक ऐसा एलिमेंट जो इसको लोअर बाउंड बन जाए, लोअर से इसको बाउंड कर रहा हो, एक ऐसा एलिमेंट जिसको अपर से बाउंड कर रहा हो। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर लें तो वो लेस देन 2 रहते हैं? 1 है सर। नहीं 1 तो नहीं है ना, ये तो एक नंबर आपने बताया है। देखें आप, हाँ जी डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा है। देखें इसमें आप इस इनइक्वालिटी को अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या आता है, प्लस माइनस एक्स इज़ लेस दैन 2, तो अब ये क्या आ जाता है, एक्स सॉरी स्क्वायर रूट 2, और ये क्या आ जाता है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन माइनस स्क्वायर रूट 2, और दूसरा क्या आ जाता है, एक्स इज़ लेस दैन स्क्वायर रूट 2। तो इसका इनफिनिमम अब क्या बन रहा है मंसूर? -√2 जी, और सुप्रीमम क्या आएगा? √2। ठीक है, लेकिन वो रैशनल तो नहीं है। क्या चीज़? नहीं हमने रियल की बात की ना, ये एक्स मैंने कहा था ना कि एक्स कोई रियल नंबर का एलिमेंट है। चलिए ले रहे हैं। हाँ जी, एक्स बिलोंग्स रियल। इस टाइप के क्वेश्चन ये इस थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग बन जाते हैं कि पी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 2, तो पी स्क्वायर ग्रेटर दैन 2 का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट 2 से बड़े जो प्राइम्स या कोई आर्बिट्रेरी नंबर, अगर रैशनल नंबर आप ले रहे हैं तो वो यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। ऑर्डर ऑन सेट, किसी भी सेट पे ऑर्डर डिफाइन करने का मतलब क्या है कि ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो कोई भी रिलेशन होगा वो एक सेट पे ऑर्डर होगा अगर इन तीनों में से कोई एक ट्रू हो, x लेस देन वाई 1 हो, x इक्वल्स टू 1 हो, या x y लेस देन x हो। तो ये तीनों में से अगर कोई एक ट्रू हो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्डर की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जिसको आप जनरली कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी x लेस देन y, y लेस देन z, देन x मस्ट बी लेस देन z। A set is said to be ordered if an order is defined। अगर कोई भी रिलेशन उसके ऊपर हम एक डिफाइन करते हैं, एक रिलेशन, वो अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं, और सेट को हम ऑर्डर्ड सेट कहते हैं उस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग।
बाउंड का मतलब क्या है कि कैसा एलिमेंट। अब इसमें अगर कोई किसी डेफिनेशन में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑब्वियस डेफिनेशन है, मैं इसलिए इनको जस्ट रीड करता जा रहा हूँ रिवीजन के तौर पे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है सुप्रीमम इन्फीमम बाउंड इसमें तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बाउंड में लोअर या अपर दोनों आ जाते हैं। LUB आगे सुप्रीमम की बात की जा रही है। सुप्रीमम इसका आप याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि अपर बाउंड बड़ों में सबसे छोटा, ये एक याद रखने के लिए कि जो सेट के बड़े एलिमेंट्स हैं जो उसके मतलब अपर से बाउंड कर रहे हैं उनमें से जो सबसे छोटा होगा वो सुप्रीमम, और जो इन्फीमम होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा। जो सुप्रीमम है और इन्फीमम है ज़रूरी नहीं है कि वो सेट में से बिलोंग कर रहा हो, वो सेट के बाहर से भी हो सकता है, जो सुपर सेट है उसमें से बिलोंग कर सकता है। यहाँ पे देखें ये सेट जो डिफ़ाइन किए गए 1, 1/2, 1/3 ये आपके पास सीक्वेंस से इससे डिफ़ाइन किए गए। तो इसमें देखें इसका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, और ये किस साइड पे कन्वर्ज कर रहा है, 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका इन्फीमम जो है वो 0 है और इसका जो सुप्रीमम है वो क्या है, 1 है। अब सुप्रीमम तो इसमें बिलोंग कर रहा है बट इन्फीमम इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। सेट S is said to have a least bound property. If the following is true, S is non-empty and ordered. If E is subset of S and E is non-empty and bounded above, then supremum E exists in greatest lower bound property can be defined. मतलब अगर उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाए तो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, और अगर इन्फीमम एग्जिस्ट कर जाए तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर प्रॉपर्टी। सर ये जो भी आपने वो एग्जांपल ली थी x² लेस देन 2, उसका सुप्रीमम और इन्फीमम जरा दोबारा बता दें। ये मैंने यहाँ पे सारी डिस्कस की। देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x² इज़ लेस देन 2, और हमने इसको सॉल्व किया x² मस्ट बी लेस देन 2, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे लेंगे तो प्लस माइनस x इज़ लेस देन स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो अब ये जब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो ये x ग्रेटर देन स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 और x लेस देन स्क्वायर रूट 2। तो इसको जब देखते हैं तो इस x की मैक्सिमम जो अपर बाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट 2, और इसका जो लोअर बाउंड बन रहा है वो क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इन्फीमम क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2, और सुप्रीमम क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। अब यही चीज़ यहाँ पे आ गई, देखें एग्जाम्पल में भी आ गई है। बट यहाँ पे p जो है उसने रैशनल नंबर लिया, मैंने रियल नंबर की बात की है। तो ये देखें इसमें जब हम p को रैशनल नंबर ले रहे हैं तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ना इसका इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है। अगर p जो है वो रैशनल नंबर हम ले रहे हैं तो इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और इन्फीमम, यही यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो q में नहीं बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर्स में तो ऑब्वियसली होगा बट वो q में नहीं है। e is subset of q, e is non-empty also bounded above but supremum of e is not in S, वो सुपर सेट में भी बिलोंग नहीं कर रहा। फील्ड हमने रिंग थ्योरी में डिस्कस कर लिया, इसकी एक्सियम क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग, मल्टीप्लिकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एक्सियम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इम्प्लाई द फॉलोइंग, ये चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अब नहीं डिस्कस करना चाहता इसको। बट ये माइंड में रखें कि ये प्रॉपर्टीज़ आप ऐसे गो थ्रू नहीं करना जैसे हम गो थ्रू अभी कर रहे हैं, इस तरह गो थ्रू इनको नहीं करना। ये MCQs लास्ट टाइम आए थे इस टाइप के, एक MCQ जो मैंने ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी वाला बता दिया ये आया हुआ था। इसी तरह इसमें से एक और आया था, मॉड ऑफ ए बी इज़ लेस देन और इक्वल टू ए बी होता है या इक्वल टू होता है या ग्रेटर होता है, ये MCQ था लास्ट टाइम रियल नंबर्स के हवाले से। आप मॉड ऑफ ए टाइम्स बी, और इधर था मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ए और बी दोनों जो है वो रियल नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पे बताएं लेस है, ग्रेटर है, इक्वल है, क्या चीज़ है? जी इक्वल होगा सर, लेस है सर, यही सोचें इसके बारे में।
बाकी कोई? सादिया, रोहीन। सर लेट रोहीन फिर चली गई है। अमारा। सर उसके नेट का प्रॉब्लम है। अमारा। सर लेस देन और इक्वल टू। चलिए इसको आप लोगों ने फिर वेरीफाई करना है, जो आप लोगों ने इंडिविजुअली बात की है ना, इसको वेरीफाई करना है कि ये लेस का साइन आएगा या ग्रेटर का साइन आएगा। मैं अभी इसके बारे में आपको नहीं बता रहा, ये आप ग्रुप में मुझे शाम तक बताएंगे, कंफर्म बताना है, इसको प्रूव भी करना है आप लोगों ने कि ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या ट्रू है, यानी किस तरह से ट्रू है। ये भी प्रॉपर्टीज़ ही हैं सिंपल रियल नंबर्स के हवाले से। ऑर्डर फील्ड मीन जिसमें कोई ऑर्डर हम डिफाइन कर लें जो ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे, लेस या ग्रेटर दोनों ऑर्डर्स बन जाते हैं रियल फील्ड के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर दोनों ऑर्डर्स हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ रियल फील्ड, देयर एग्जिस्ट एन ऑर्डर फील्ड विच हैज़ द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी एंड इट कंटेन्स क्यू एज ए सब फील्ड। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एंड ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई भी एक रियल नंबर लें और एक एक्स पॉजिटिव, दो रियल नंबर्स, एक जो है वो पॉजिटिव हो, उसको जो हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दूसरे नंबर से ग्रेटर हो जाते हैं। नेचुरल नंबर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है वो जस्ट ये हमें बता रही है कि अगर दो रियल नंबर्स लें उनमें से एक पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वाले को अगर हम नेचुरल नंबर कोई एक हमें नेचुरल नंबर ज़रूर मिल जाता है कि उस पॉजिटिव वाले को नेचुरल से मल्टीप्लाई करें तो वो दूसरे से ग्रेटर हो जाए। ये उससे भी ज़्यादा थोड़ी सी कन्फ्यूजन और इम्पोर्टेंट है कि कोई भी दो रियल नंबर्स के दरमियान उनके रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। कोई भी दो, ये जब हम टोपोलॉजी उस साइड पे जाते हैं तो हम इसको डेंस की बात करते हैं कि क्यू जो है वो डेंस्ड है आर में, कि कोई भी दो रियल नंबर्स लें उनके दरमियान एक रैशनल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करता है। प्रूफ हमने अगेन नहीं देखना कि प्रूफ इसका कैसे है, स्टेटमेंट ही जस्ट। इसका दूसरी साइड भी है, कोई भी दो रियल नंबर्स लें उनके दरमियान एक रैशनल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करता है। फॉर एवरी रियल नंबर एक्स देयर इज़ अ सेट ई ऑफ रैशनल नंबर सच दैट, उसका सुप्रीमम जो है वो ई आ जाता है। मतलब अगर रियल नंबर कोई भी एक हम कंसिडर करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रैशनल नंबर का सेट ज़रूर होता है जिसका सुप्रीमम वो एक्स होता है। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादातर रिजल्ट्स ही हैं, इसमें इतने कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते कि किस तरह से क्वेश्चन इसका आगे डिफरेंट वेज में आ सकते हैं। जो सीक्वेंस एंड आगे हमने चैप्टर्स डिस्कस करने हैं वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके जो एज इट इज़ रिजल्ट्स हैं और इसकी जो फर्स्ट ईयर वाली प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर्स की वो ज़रूर आप लोगों ने इसमें देख लेनी है ताकि उसमें से MCQ आए तो आप लोगों को पता हो रियल नंबर्स के हवाले से। एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यहाँ पे बस आई है, रैशनल नंबर के हवाले से 2-3 रिजल्ट्स आए हैं। ये कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी ये तो नॉर्म की फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं ना। कोई भी इनमें इतना ख़ास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस यहीं तक ही है। ठीक है जी, यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। आज ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ही रहा है ये। ज़रा मैं शाम को सबसे पूछता हूँ कि क्या इशू था, तो अगर आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर ही चाहिए तो वो फिर
इस तरह टाइम सेट करने की क्या ज़रूरत है। ज़रा मैं शाम को सबसे बात करता हूँ, अभी आप लोग से लेक्चर लीव कर सकते हैं। ठीक है सर।